Hello guys, let we cover our remaining part. So we are here रेडियो और टेलीविजन में समाचार की भाषा की शैली. Now it is fine. हाँ. दरअसल किसी भी तरह के लेखन का कोई फार्मूला नहीं हो सकता. रेडियो और टीवी पत्रकारिता का भी नहीं. प्रयोगशीलता भाषा को भी समृद्ध करती है, भाषा और माध्यम को भी. रेडियो और टीवी आम आदमी के माध्यम है. भारत जैसे विकासशील देश में उसके श्रोताओं और दर्शकों में पढ़े लिखे लोगों से निरक्षर तक और मध्यम वर्ग से लेकर किसान मजदूर तक सभी हैं. इन सभी लोगों की सूचना की जरूरतें पूरी करना ही रेडियो और टीवी का उद्देश्य है. जाहिर है कि लोगों तक पहुंचने का माध्यम भाषा है और इसीलिए भाषा ऐसी होनी चाहिए कि वह सभी को आसानी से समझ में आ सके, लेकिन साथ ही भाषा के स्तर और गरिमा के साथ कोई समझौता भी न करना पड़े. इस तरह हमारा यह दायित्व है कि हम आपसी बोलचाल में जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल रेडियो और टीवी समाचार में भी करें. सरल भाषा लिखने का सबसे बेहतर उपाय यह है कि वाक्य छोटे, सीधे और स्पष्ट लिखे जाएं. असल में जब आप खुद किसी चीज को ठीक से समझ नहीं पाते तो उसे जटिल तरीके से लिखते हैं. इसीलिए आप जब भी कोई खबर लिख रहे हों तो पहले उसकी प्रमुख बातों को ठीक से समझने की कोशिश कीजिए और उसके बाद सोचिए कि अगर आपको यह खबर अपने माता पिता, छोटी बहन और सहपाठी को बतानी होती तो कैसे बताते. रेडियो और टीवी में आप कितनी सरल, संप्रेषणीय और प्रभावी भाषा लिख रहे हैं, यह जांचने का एक बेहतर तरीका यह है कि आप समाचार लिखने के बाद उसे बोल बोल कर पढ़ें. इस प्रक्रिया में आपको स्वयं यह एहसास हो जाएगा कि भाषा में कितना प्रवाह है. उसे पढ़ने में समाचार वाचक वाचिका या एंकर को कोई दिक्कत तो नहीं होगी या उसे सभी लोग आसानी से समझ तो जाएंगे. रेडियो और टीवी समाचार में भाषा और शैली के स्तर पर काफी सावधानी बरतनी पड़ती है. ऐसे कई शब्द हैं जिनका अखबारों में धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है, लेकिन रेडियो और टीवी में उनके प्रयोग से बचा जाता है. जैसे निम्नलिखित, उपरोक्त, अधोहस्ताक्षरित और क्रमांक आदि शब्दों का प्रयोग इन माध्यमों में बिल्कुल मना है. इसी तरह दोबारा शब्द के इस्तेमाल से भी बचने की कोशिश की जाती है क्योंकि इसका प्रयोग कई बार बहुत भ्रामक अर्थ देने लगता है. उदाहरण के लिए इस वाक्य पर गौर कीजिए, पुलिस द्वारा चोरी करते हुए 2 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया. इसके बजाय पुलिस ने 2 व्यक्तियों को चोरी करते हुए पकड़ लिया ज्यादा स्पष्ट है. इसी तरह तथा, एवं, अथवा, व, किंतु, परंतु, यथा आदि शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए और उनकी जगह और, या, लेकिन आदि शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए. साफ सुथरी और सरल भाषा लिखने के लिए गैर जरूरी विशेषणों, सामासिक और तत्सम शब्दों, अंतरंजित उपमाओं आदि से बचना चाहिए. इनसे भाषा कई बार बोझिल होने लगती है. मुहावरे के इस्तेमाल से भाषा आकर्षक और प्रभावी बनती है, इसलिए उनका प्रयोग होना चाहिए, लेकिन मुहावरों का इस्तेमाल स्वाभाविक और जहाँ जरूरी हो वहीं होना चाहिए, अन्यथा वे भाषा के स्वाभाविक प्रभाव को बाधित करते हैं. भाषा को साफ रखने के कुछ जाने पहचाने नुस्खे हैं. एक तो वाक्य छोटे छोटे होते हैं. एक वाक्य में एक ही बात कहने का धीरज हो. वाक्यों में तारतम्य ऐसा हो कि कुछ टूटता या छूटता हुआ न लगे. दूसरी बात यह है कि शब्द प्रचलित हो और उनका उच्चारण सहजता से किया जा सके. क्रय विक्रय की जगह खरीद बिक्री, स्थानांतरण की जगह तबादला और पंक्ति की जगह कतार टीवी में सहज माने जाते हैं. यानी वैसे शब्द जो बोलचाल के करीब हों, उनसे विद्वता न झलके बल्कि अपना सहज पड़ोस दिखाई पड़े. इंटरनेट इंटरनेट पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता, इसे आप कुछ भी कह लीजिए. आप इसे चाहे जो कहें, नई पीढ़ी के लिए अब यह एक आदत सी बनती जा रही है. जो लोग इंटरनेट के अभ्यस्त हैं या जिन्हें 24 घंटों इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, उन्हें अब कागज पर छपे हुए अखबार उतने ताजे और मनभावन नहीं लगते. उन्हें हर घंटे 2 घंटे में खुद को अपडेट करने की लगती जा रही है.
भारत में कंप्यूटर साक्षरता की दर बहुत तेजी से बढ़ रही है। पर्सनल कंप्यूटर इस्तेमाल करने वालों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। हर साल करीब 50-55% की रफ्तार से इंटरनेट कनेक्शन की संख्या बढ़ रही है। इसकी वजह यह है कि इंटरनेट पर आप एक ही झटके में झुमरी तलैया से लेकर होनोलुलु तक की खबरें पढ़ सकते हैं, दुनिया भर की चर्चाओं परिचर्चाओं में शरीक हो सकते हैं और अखबारों की पुरानी फाइलें खंगाल सकते हैं। सबसे पहले ये स्पष्ट कर देना जरूरी है कि इंटरनेट सिर्फ एक टूल यानी औजार है जिसे आप सूचना, मनोरंजन, ज्ञान और व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेट जहां सूचनाओं के आदान प्रदान का बेहतरीन औजार है, वहीं वह अश्लील, दुष्प्रचार और गंदगी फैलाने का भी जरिया है। इंटरनेट पर पत्रकारिता के भी दो रूप हैं। पहला तो इंटरनेट का एक माध्यम या औजार के तौर पर इस्तेमाल, यानी खबरों के संप्रेषण के लिए इंटरनेट का उपयोग। दूसरा, रिपोर्टर अपनी खबर को एक जगह से दूसरी जगह तक ईमेल के जरिए भेजने और समाचारों के संकलन, खबरों के सत्यापन और पुष्टिकरण में भी इसका इस्तेमाल करता है। रिसर्च या शोध का काम तो इंटरनेट ने बेहद आसान कर दिया है। टेलीविजन या अन्य समाचार माध्यमों में खबरों के बैकग्राउंड तैयार करने या किसी खबर की पृष्ठभूमि तत्काल जानने के लिए जहां पहले ढेर सारी अखबारी कतारने की फाइलों को ढूंढना पड़ता था, वहीं आज चंद मिनटों में इंटरनेट विश्वव्यापी संजाल के भीतर से कोई भी बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि खोजी जा सकती है। एक जमाना था जब टेलीप्रिंटर पर 1 मिनट में 80 शब्द एक जगह से दूसरी जगह भेजे जा सकते हैं। आज स्थिति यह है कि 1 सेकंड में 56 किलोबाइट यानी लगभग 70,000 शब्द भेजे जा सकते हैं। इंटरनेट पत्रकारिता एक माध्यम के तौर पर यह तो हुआ कि इंटरनेट का इस्तेमाल, जिसके फायदे से शायद ही कोई इनकार करे, लेकिन इसे इंटरनेट पत्रकारिता नहीं कहा जा सकता। इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन या खबरों का आदान प्रदान ही वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता है। इंटरनेट पर यदि हम किसी भी रूप में खबरों, लेखों, चर्चाओं, परिचर्चाओं, बहसों, फीचर, झलकियों, डायरियों के जरिए अपने समय की धड़कनों को महसूस करने और दर्ज कराने का काम करते हैं, तो वही इंटरनेट पत्रकारिता है। आज तमाम प्रमुख अखबार पूरे के पूरे इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। कई प्रकाशन समूहों ने और कई निजी कंपनियों ने खुद को इंटरनेट पत्रकारिता से जोड़ लिया है। चूंकि यह एक अलग माध्यम है, इसलिए इस पर पत्रकारिता का तरीके भी थोड़ा सा अलग है। इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास। आइए अब एक नज़र विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता के स्वरूप और विकास पर डालते हैं। विश्व स्तर पर इस समय इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर चल रहा है। पहला दौर था 1982 से 1992 तक, जबकि दूसरा दौर चला 1993 से 2001 तक। तीसरे दौर की इंटरनेट पत्रकारिता 2002 से अब तक की है। पहले चरण में इंटरनेट खुद प्रयोग के धरातल पर था, इसलिए बड़े प्रकाशन समूह यह देख रहे थे कि कैसी अखबारों की उपस्थितियां सुपर इंफॉर्मेशन हाईवे पर दर्ज हो। तब एओएल यानी अमेरिकी ऑनलाइन जैसी कुछ चर्चित कंपनियां सामने आई, लेकिन कुल मिलाकर यह प्रयोगों का दौर था। सच्चे अर्थों में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत 1983 से 2002 के बीच हुई। इस दौरान में तकनीकी के स्तर पर भी इंटरनेट का जबरदस्त विकास हुआ। नई वेब भाषा HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आई, इंटरनेट ईमेल आया, इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेटस्केप नाम के ब्राउज़र, वह औजार जिसके जरिए विश्वव्यापी जाल में गोते लगाए जा सकते हैं, आए। इन्होंने इंटरनेट को और भी सुविधा संपन्न और तेज रफ्तार बना दिया। इस दौर में लगभग सभी बड़े अखबार और टेलीविजन समूह विश्व जाल में आए। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, CNN, BBC सहित तमाम बड़े घरानों ने अपने प्रकाशनों प्रसारणों के इंटरनेट संस्करण निकाले। दुनिया भर में इस बीच इंटरनेट का काफ़ी विस्तार हुआ। न्यूज़ मीडिया के नाम पर .com कंपनियों का उफान आया। जिसे देखो वही इंटरनेट और .com की बात करने लगा। लोग रातों रात अमीर बनने का ख्वाब देखने लगे। इसलिए जितनी तेजी से साथ यह उफान आया था, उतनी ही तेजी से साथ इसका बुलबुला फूटा भी। सन 1996 से 2002 के बीच अकेले अमेरिका में ही 5 लाख लोगों को .com की नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। विश्व सामग्री और पर्याप्त आर्थिक आधार के अभाव में ज़्यादातर .com कंपनियां बंद हो गई, लेकिन यह भी सच है कि बड़े प्रकाशन समूहों ने इस दौर में भी खुद को किसी तरह जमाए रखा। चूंकि जनसंचार के क्षेत्र में सक्रिय लोग यह जानते हैं कि और चाहे हो जो हो, सूचनाओं के आदान प्रदान के माध्यम के तौर पर इंटरनेट का कोई जवाब नहीं। इसीलिए
इसकी प्रासंगिकता हमेशा बनी रहेगी। इसलिए कहा जा रहा है कि इंटरनेट पत्रकारिता का 2002 से शुरू हुआ तीसरा दौर सबसे अर्थों में टिकाऊ हो सकता है। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का अभी दूसरा दौर चल रहा है। भारत के लिए पहला दौर 1993 में से शुरू माना जा सकता है, जबकि दूसरा दौर सन 2003 से शुरू हुआ। पहले दौर में हमारे यहाँ भी प्रयोग हुए। .com का तूफान आया और बुलबुले की तरफ फूट गया। अंततः वहीं टिके रह पाए जो मीडिया उद्योग में पहले से ही टिके हुए थे। आज पत्रकारिता की दृष्टि से टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, ट्रिब्यून, स्टेट्समैन, पोयनियर, एनडीटीवी, आईबीएन, जी न्यूज़, आज तक और आउटलुक की साइटें ही बेहतर हैं। इंडिया टुडे जैसी कुछ साइटें भुगतान के बाद ही देखी जा सकती हैं। जो साइटें नियमित अपडेट होती हैं उनमें हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, आउटलुक, इंडियन एक्सप्रेस, एनडीटीवी, आज तक और जी न्यूज़ प्रमुख हैं। लेकिन भारत में सच्चे अर्थों में यदि कोई वेब पत्रकारिता कर रहा है तो वह rediff.com, इंडिया इन्फोलाइन व सीफी जैसी कुछ ही साइटें हैं। rediff को भारत की पहली साइट कहा जा सकता है जो कुछ गंभीरता के साथ इंटरनेट पत्रकारिता कर रही है। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय तहलका.com को जाता है। हिंदी नेट संसार। अब हिंदी की बात करें। हिंदी में नेट पत्रकारिता वेब दुनिया के साथ शुरू हुई। इंदौर के नई दुनिया समूह से शुरू हुआ यह पोर्टल हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। इसके साथ ही हिंदी के अखबारों ने भी विश्व जाल में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू की। जागरण, अमर उजाला, नई दुनिया, हिंदुस्तान, भास्कर, राजस्थान पत्रिका, नवभारत टाइम्स, प्रभात खबर व राष्ट्रीय सहारा के वेब संस्करण शुरू हुए। प्रभासाक्षी नाम से शुरू हुआ अखबार प्रिंट रूप में न होकर सिर्फ इंटरनेट पर ही उपलब्ध है। आज पत्रकारिता के लिहाज से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट बीबीसी की है। यही एक साइट है जो इंटरनेट के मानदंडों के हिसाब से चल रही है। वेब दुनिया ने शुरू में काफ़ी आसानी जगाई थी, लेकिन धीरे धीरे स्टाफ और साइट की अपडेटिंग में कटौती की जाने लगी, जिससे पत्रकारिता की वह ताजगी जाती रही जो शुरू में नजर आती थी। हिंदी वेब जगत का एक अच्छा पहलू यह भी है कि इसमें कई साहित्यिक पत्रिकाएं चल रही हैं। अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी नेस्ट, सराय आदि अच्छा काम कर रहे हैं। यही नहीं, सरकार के तमाम मंत्रालय, विभाग, सार्वजनिक उपक्रम और बैंकों ने भी अपने हिंदी अनुभाग शुरू किए हैं, जो भले ही आज तकनीकी उपेक्षा के शिकार हैं, लेकिन उनका डाटाबेस तो तैयार हो ही रहा है। अंततः ये सब मिलकर हिंदी की ऑनलाइन पत्रकारिता का मार्ग प्रशस्त करेंगे। कुल मिलाकर हिंदी की वेब पत्रकारिता अभी अपने शैशवकाल में ही है। सबसे बड़ी समस्या हिंदी के फॉन्ट की है। अभी भी हमारे पास कोई एक कीबोर्ड नहीं है। डायनेमिक फॉन्ट की अनुपलब्धता के कारण हिंदी की ज़्यादातर साइटें खुलती ही नहीं हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट और वेब दुनिया ने यूनिकॉर्न फॉन्ट बनाए हैं, लेकिन ये भी खास लोकप्रिय नहीं हो पा रहे हैं। हिंदी जगत जब तक हिंदी के बेलगाम फॉन्ट संसार पर नियंत्रण नहीं पाएगा और कीबोर्ड का मानकीकरण नहीं करेगा, तब तक यह समस्या बनी रहेगी। Okay guys, thank you so much. In the next lecture we will cover and we will start a new chapter. For that time, bye bye.